नमस्ते। आगे हमें पढ़ना है क्रिया। तो हमारे दैनंदिन जीवन में हम बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। पढ़ना, लिखना, चलना, आना, जाना, सोना, ये सब जो है क्रिया है। तो क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया वो विकारी शब्द जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया वो विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। तो प्रतिदिन हम बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। खाना, तो क्रियाएं इस प्रकार हैं। खाना, चलना, लिखना, फिर पीना, लिखना, फिर पीना, फिर उठना, बैठना, ये सब जो है क्रिया है। तो क्रिया का उदाहरण है। क्रिया वो विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। खाना, चलना, लिखना, पीना, उठना और बैठना। तो क्रिया की यह परिभाषा आपको कंठस्थ करना है। फिर क्रिया का जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया के बिना कार्य संपन्न नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्रिया नहीं है तो कुछ कार्य भी नहीं हो जाता। तो हमारे दैनंदिन जीवन आगे की ओर बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से चलते हैं। तो इसलिए कहा करते हैं कि क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे जीवन में क्षण क्षण के साथ इसका अटूट संबंध है। क्षण क्षण के साथ इसका अटूट संबंध है। क्षण क्षण के साथ अटूट संबंध है क्रिया का। क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षण क्षण के साथ जीवन में इसका जो अटूट संबंध है। भाषा के साथ भी, तो हिंदी भाषा में जो है भाषा के साथ भी क्रिया का संबंध है। क्रिया का संबंध है। तो आप सुने होंगे क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। कर्म के लिंग वचन किस प्रकार है उसी प्रकार क्रिया बदलते हैं। जो वाक्य में जो है क्रिया ही सबसे प्रमुख है। वाक्य में क्रिया ही, एक सेंटेंस को हम लेते तो अगर हम वाक्य को ले, वाक्य यानी कि सेंटेंस में जो है क्रिया ही सबसे मुख्य शब्द होता है। वाक्य में क्रिया ही सबसे मुख्य शब्द होता है। मुख्य शब्द होता है।
वाक्य में क्रिया ही सबसे मुख्य शब्द होता है। तो हमने जो है बहुत सारी जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें जो प्रमुख है, क्रिया माने क्या है। क्रिया का संबंध जो है, क्रिया का जो संबंध भाषा से है, वाक्य से है और दैनंदिन जीवन में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्रिया वो विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। खाना, चलना, लिखना, पीना, उठना, बैठना, ये सब जो है क्रियाएं हैं। तो क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षण क्षण के साथ इसका अटूट संबंध है। हर एक क्षण में हम एक क्रिया करते रहते हैं। तो भाषा के साथ भी क्रिया का संबंध है। वाक्य में क्रिया ही सबसे मुख्य शब्द होता है। मुख्यतः क्रिया के 8 भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः क्रिया के 8 भेद होते हैं। तो मुख्यतः क्रिया के 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन सा है वो 8 भेद, यही हमें देखना है। तो मुख्यतः क्रिया के 8 भेद होते हैं। पहला है क्रिया के सामान्य रूप। क्रिया के सामान्य रूप, इसे हम धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। तो क्रिया के सामान्य रूप, पहला जो है क्रिया के जो सामान्य रूप है उसे हम धातु कहते हैं। और दूसरा कर्म के कारण क्रिया भेद। कर्म के कारण क्रिया भेद। और जो तीसरा अर्थ के कारण क्रिया भेद। अर्थ के कारण क्रिया भेद। और जो चौथा बनावट के कारण क्रिया भेद। और पांचवा प्रयोग के कारण यानी कि वाच्य के कारण क्रिया भेद। और छठा रीति के कारण क्रिया भेद। रीति के कारण क्रिया भेद। और सातवां विविध प्रयोगों के कारण क्रिया भेद। विविध प्रयोगों के कारण क्रिया भेद। और आठवां काल के कारण क्रिया भेद। काल के कारण क्रिया भेद। तो देखिए क्रिया के 4 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। क्रिया के सामान्य रूप यानी कि धातु, कर्म के कारण क्रिया भेद, अर्थ के कारण क्रिया भेद, बनावट के कारण क्रिया भेद, प्रयोग के कारण क्रिया भेद, रीति के कारण क्रिया भेद, विविध प्रयोगों के कारण क्रिया भेद, काल के कारण क्रिया भेद। तो एक एक को लेकर हमें पढ़ना है। पहला जो है क्रिया के कारण, क्रिया के जो सामान्य रूप, ये चलना, लिखना, बैठना, ये सब क्रियाएं होती हैं। इनमें से
ये न हटाने से जो भाग मिलता है उसे हम धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए ये चलना के धातु हैं चल। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो धातु क्या है? तो क्रिया के मूल रूप ही धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से जो न हटाने से बाकी जो मिलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इस जो चलना से चल, चल, लिख, बैठ, ये सब क्रिया धातु है। तो धातु का मतलब है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलना, लिखना, बैठना ये सब क्रियाएं हैं। इनमें से जो न हटाने से जो रूप मिलते हैं उसे धातु कहते हैं। चलना से चल, लिखना से लिख, बैठना से बैठ। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण, क्रिया धातु के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कुछ उदाहरण भी मैं बता दूंगी। जा, जाना से जा, फिर पठ, पढ़ना से पठ, फिर करना से कर, फिर पीना से पी, फिर होना से हो, सकना से सक, रुकना से रुक, हंसना से हंस, हंसना से हंस, खेलना से खेल, गाना से गा, रोना से रो, लिखना से लिख, आना से आ। ये भी कुछ उदाहरण हैं। आगे देखिए, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो लिखना, पढ़ना, चलना, इनमें से जो ना हटाने से जो भाग मिलते हैं उसे हम धातु कहते हैं। धातु के कुछ उदाहरण भी बताए हैं। क्रिया माने किसी कार्य का करना या होना क्रिया है। क्रिया के 8 भेद होते हैं। भाषा में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है और वाक्य में क्रिया ही सबसे मुख्य शब्द होते हैं। तो ये 8 भेद क्रिया के सामान्य रूप, कर्म के कारण क्रिया भेद, अर्थ के कारण क्रिया भेद और बनावट के कारण क्रिया भेद, प्रयोग के कारण क्रिया भेद, रीति के कारण क्रिया भेद, विविध प्रयोगों के कारण क्रिया भेद, काल के कारण क्रिया भेद। और पहले जो धातु के बारे में हमने पढ़ा है, आगे कर्म के कारण क्रिया भेद। कर्म के कारण क्रिया भेद। तो देखिए, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये आ रहा है कि कर्म माने क्या है? जो क्रिया करते हैं उसका फल किस पर पड़ता है? क्रिया का फल किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है वही कर्म है। तो हर एक वाक्य से हमें कर्म को ढूंढना आसान है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है वही क्या है? कर्म है। तो 2 उदाहरण दिया है। राम सोता है, एक उदाहरण है,
और दूसरा उदाहरण है राम कुत्ते को मारता है। तो पहले उदाहरण में जो क्रिया है सोना, सोना क्रिया है। दूसरे उदाहरण में मारना क्रिया है। तो राम सोता है, ये सोना क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ये सोना क्रिया का जो फल कर्ता पर इसमें पड़ता है। लेकिन दूसरे उदाहरण में जो मारना क्रिया का फल किस पर पड़ता है? राम तो मारता है, किसको मारता है? कुत्ते को मारता है। तो ये क्रिया का जो फल यहां पर किस पर पड़ता है? वही कर्म है, कर्म पर ही पड़ता है। तो सभी वाक्यों में क्रिया होती है, लेकिन कुछ वाक्यों में जो है कर्म नहीं होता, कुछ वाक्यों में कर्म होता है। तो क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? वो ढूंढने से हमें कर्म मिल जाता है। तो राम सोता है, राम कुत्ते को मारता है। ये दोनों उदाहरण में जो है राम सोता है में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और राम कुत्ते को मारता है में मारना क्रिया का जो फल है वो कुत्ते पर पड़ता है। तो कुत्ता ही उसमें कर्म है। तो यहां पर पहले उदाहरण में जो है कर्म नहीं होता, तो इसलिए इस प्रकार की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म न हो वो अकर्मक है। कर्म न हो वो, जिस वाक्य में कर्म न हो वही अकर्मक है। और सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म हो। सकर्मक क्रिया का मतलब है जिसमें कर्म हो। जिसमें कर्म हो तो वो सकर्मक, जिसमें कर्म न हो तो वो अकर्मक। जो वाक्य इस प्रकार होता है कि कुछ वाक्यों में कर्म होता है, कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता। तो ये क्रिया का जो व्यापार का फल किस पर पड़ता है उसे ढूंढने से हमें कर्म मिलता है। राम सोता है, राम कुत्ते को मारता है। इन दोनों वाक्यों में जो है क्रिया है। जो पहले वाक्य में सोना क्रिया है, इसके जो फल कर्ता पर ही पड़ता है, तो इसलिए उसमें कर्म नहीं है। तो वो मारना जो सोना जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। लेकिन राम कुत्ते को मारता है, इसमें जो मारना क्रिया का फल कुत्ते पर पड़ता है, तो इसलिए मारना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। तो क्रिया में कर्म है या नहीं, इसे ढूंढ निकालने के लिए एक प्रविधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार हम इसे ढूंढ निकालेंगे? वाक्य की क्रिया के साथ, वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए, हमें प्रश्न करना है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, इसके हिसाब से हम यह समझ सकते हैं कि इसमें जो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। इस प्रकार क्या और किसको प्रश्न पूछने के लिए। तो पहला उदाहरण है राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। और हम ये प्रश्न करेंगे क्या पीता है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा
दूध पीता है। तो वहां पर कर्म क्या होगा? दूध ही कर्म है। वो किस प्रकार हमने ढूंढ निकाला? इस वाक्य के साथ हमने क्या या किसको ऐसा प्रश्न लगा के देखना है। राम दूध पीता है एक वाक्य है, इसमें हमने पूछा राम क्या पीता है, तो उत्तर मिला दूध पीता है, तो इसलिए दूध इसमें कर्म है। तो अगला एक उदाहरण है, राम शाम को मारता है। राम शाम को मारता है। तो यहां पर हमने ये प्रश्न करके हमें देखना चाहिए किसको मारता है? राम किसको मारता है? शाम को। तो हमें उत्तर मिला शाम को। तो इसलिए यहां पर शाम जो है कर्म है। यहां पर शाम जो है कर्म है। तो इसलिए हमें यहां से पता चलता है कि ये पीना जो क्रिया है, पीना इसलिए यहां से हमें पता चलता है कि जो पीना जो क्रिया है, पीना फिर जो पीना और मारना, ये दोनों क्रियाएं जो हैं सकर्मक हैं। ये दोनों क्रियाएं जो हैं सकर्मक क्रिया हैं। ये किस प्रकार हमने ढूंढ निकाला? वाक्य के साथ क्या या किसको प्रश्न लगा के हमने देखा है। उदाहरण के लिए राम पीता है, ऐसे एक वाक्य में हमने एक प्रश्न किया कि क्या पिया? राम ने क्या पिया? तो उत्तर मिला दूध पिया। तो इसलिए दूध यहाँ पर कर्म है। राम शाम को मारता है, तो हमने यहाँ पर यह प्रश्न करके देख लिया कि किसको मारता है? शाम को मारता है, उत्तर मिला। तो यहाँ पर शाम को जो है कर्म है। तो इसलिए हमें ढूंढ निकाला कि पीना और मारना जो है दोनों सकर्मक क्रिया है। क्या और किसको पूछने पर उत्तर मिलता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो आगे सकर्मक क्रियाएं भी 3 प्रकार की होती है। तो सकर्मक क्रिया നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു। तो आगे सकर्मक क्रियाएं 3 प्रकार के हैं। सकर्मक क्रियाएं 3 प्रकार के हैं। ये क्या क्या है? एक कर्मक, द्विकर्मक, सजातीय सकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक, सजातीय सकर्मक। तो इसमें हमें देखना है ये एक कर्मक माने क्या है। तो एक कर्मक का मतलब है जिसमें एक कर्म हो। जिसमें एक कर्म हो तो उसे हम एक कर्मक कहते हैं। एक कर्म है तो वो क्या है? वो एक कर्मक है। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण भी बताया है, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। इसमें क्या खाता है? रोटी खाता है। तो इसलिए वहां पर एक ही कर्म है, वो रोटी कर्म है, तो वो सकर्मक भी है। तो इसमें एक कर्म मात्र है, तो इसलिए यह एक कर्मक है। तो इसमें कर्म जो है रोटी है। तो द्विकर्मक क्रिया, इसका मतलब है जिसमें 2 कर्म हैं। द्विकर्मक क्रिया, इसका मतलब है जिसमें 2 कर्म हो।
दो कर्म हो तो द्विकर्मक है। दो कर्म हो तो द्विकर्मक है। उदाहरण के लिए माँ बच्चे को बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। तो इसलिए यहाँ पर दो कर्म निकले हैं। तो द्विकर्मक का मतलब है जिसमें दो कर्म हो। तो हमने यहाँ पर दोनों प्रश्न करके देखा है। क्या और किसको लगाकर देखना चाहिए, उसका उत्तर मिलेगा तो वो कर्म है। तो क्या पिलाया? दूध पिलाया। किसको पिलाया? बच्चे को पिलाया। तो इसलिए यहाँ पर दूध और बच्चा दोनों क्या है? दोनों क्रिया है। तो इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूध और बच्चा दोनों कर्म है। तो इसलिए इस वाक्य में दोनों क्रियाओं का आगमन होने के कारण यह जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इस वाक्य में दोनों कर्म के आ जाने के कारण यह द्विकर्मक क्रिया है। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। द्विकर्मक का मतलब है जिसमें दो कर्म हो। तो उदाहरण, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। तो ये दोनों जो है, दूध और बच्चा दोनों जो है कर्म है। तो इस वाक्य में दोनों कर्मों के आगमन होने के कारण यह द्विकर्मक क्रिया है। तो अगला सजातीय सकर्मक। सजातीय सकर्मक। सजातीय सकर्मक इसका मतलब यह है कि सजातीय सकर्मक का मतलब यह है कि किसी सकर्मक और किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है। किसी सकर्मक और किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है। तो आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा क्या है पढ़ी होगी। ഏതെങ്കിലും സകർമ്മക ക്രിയയോ ഏതെങ്കിലും അകർമ്മക ക്രിയയും ചേർന്ന് ആ ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടായ മറ്റൊരു ഭാവവാചക സംജ്ഞ അവിടെ കർമ്മമായി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സജാതീയ സകർമ്മക എന്ന് പറയുന്നത്। किसी सकर्मक और किसी अकर्मक क्रिया के साथ
उसी क्रिया से बनी ഏതെങ്കിലും ഒരു സകർമകത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അകർമകത്തിന്റെയോ കൂടെ അതേ ക്രിയയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഭാവവാചക സംജ്ഞ കർമ്മമായി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സജാതീയ സകർമകം എന്ന് പറയുന്നത്. तो उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है. इसका उदाहरण इस प्रकार है. देखिए, राजनीतिज्ञ कई चालें चलता है. कई चालें चलता है. राजनीति में कई चालें चलाता है. तो चालें चलाना, इसमें जो है चालें चलाना, ये क्या है? ये सजातीय सकर्मक है. और उसी प्रकार और एक उदाहरण है. लड़के बीसीओं खेलते हैं. लड़के बीसीओं खेलते हैं. तो इसमें खेलना जो है सजातीय सकर्मक क्रिया है. तो और एक उदाहरण है. पक्षी विविध बोलियां बोलता है. तो यहाँ पर बोली बोलना सजातीय सकर्मक क्रिया है. तो इसी प्रकार और भी अनेक प्रयोगों से, इसी प्रकार कुछ और प्रयोगों से जो है सकर्मक क्रिया अकर्मक बन जाती हैं. सकर्मक अकर्मक बनती हैं और अकर्मक सकर्मक बनती हैं. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സകർമക അകർമകമാകും, അകർമക് സകർമകവുമാകും. അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. जब वाक्य में सकर्मक क्रिया का कर्म सकर्मक क्रिया का कर्म जब वाक्य सकर्मक क्रिया का कर्म प्रकट करने की आवश्यकता न हो तो आवश्यकता न हो. तो देखिए,
അകർമ്മക് സകർമ്മകമാകുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും വാക്യത്തിൽ സകർമ്മക ക്രിയയിൽ കർമ്മം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ ആ സകർമ്മക എന്തായി മാറുന്നു? അകർമ്മകമായി മാറുന്നു. तो कर्ता के किसी व्यापार पर विशेष बल डालने की अपेक्षा हो तो सकर्मक क्रिया भी अकर्मक हो जाती है. कर्ता के किसी व्यापार पर विशेष बल डालने की अपेक्षा हो तो सकर्मक अकर्मक हो जाते हैं. तो जब वाक्य में सकर्मक क्रिया का कर्म प्रकट करने की आवश्यकता न हो, कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं हो तो सकर्मक अकर्मक बन जाते हैं. कर्ता के किसी व्यापार पर विशेष बल डालने की अपेक्षा हो तो सकर्मक अकर्मक हो जाते हैं. उदाहरण बताया है, बूढ़ा अब देखता है. बूढ़ा अब देखता है. तो यहाँ पर जो देखता है वो क्रिया जो है सकर्मक है, लेकिन इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है. ये देखना क्रिया जो है सकर्मक है, लेकिन इस पर जो है कर्म की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए ये सकर्मक होकर भी अकर्मक बन जाते हैं. और एक उदाहरण है, विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं. विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं. तो यहाँ पर जो पढ़ना क्रिया है यह भी सकर्मक है, लेकिन कर्म प्रकट करने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है. तो इसलिए ये सकर्मक होकर भी अकर्मक बन जाते हैं. और जो देखना, देखता है, पढ़ते हैं आदि क्रियाएं वस्तुतः का सकर्मक है, किंतु उपर्युक्त वाक्यों में जो है कर्म की आवश्यकता नहीं है, अपितु कहने वाले का अभिप्राय अब या 100 शब्द पर अधिक बल देने का है. तो अतः ये क्रियाएं अकर्मक सी हो गई है. बूढ़ा भूल को देखता है तो कहने वाले का विशेष बल भूल पर होता है, तो वहां पर कर्म होता है. लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें बल जो है अब देखता है उस पर ही है, तो इसलिए वहां पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए ये सकर्मक होकर भी अकर्मक बन जाते हैं. तो अगला, कभी कभी ये होता है कि कई क्रियाएं जो हैं प्रयोग के अनुसार सकर्मक व अकर्मक मानी जाती है. सकर्मक और कई क्रियाएं जो हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों बनते हैं. सकर्मक और अकर्मक दोनों बनते हैं, दोनों होते हैं. प्रयोग के
माध्यम से इसमें भिन्नता आ जाते हैं, लेकिन ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। तो खुजलाना नामक, खुजलाना एक ऐसा एक क्रिया है। देखिए, वो सकर्मक के रूप में इस प्रकार आता है कि मेरी पीठ को खुजला दो, मेरी पीठ को मेरी पीठ को खुजला दो, मेरी पीठ को खुजला दो। ये जो है सकर्मक। और अकर्मक के रूप में आता है कि मेरी पीठ खुजलाती है, खुजलाती है। तो ये अगर सकर्मक के रूप में मेरी पीठ को खुजला दो, सकर्मक के रूप में आते हैं, और अकर्मक के रूप में मेरी पीठ खुजलाती है। इस प्रकार वो आते हैं। और एक उदाहरण है, मैं खड़ा भरता हूं, मैं खड़ा भरता हूं। ये तो सकर्मक है। और अकर्मक खड़ा भर गया, खड़ा भर गया, ये अकर्मक है। तो आगे अर्थ के कारण क्रियाभेद। आगे जो है अर्थ के कारण क्रियाभेद। अगला जो है अर्थ के कारण क्रियाभेद। अर्थ के कारण क्रियाभेद। इसमें एक उदाहरण है, सरकार ने उसे डैश बनाया, सरकार ने उसे बनाया। और इसी प्रकार और एक उदाहरण है, मैंने उसे समझा, मैंने उसे समझा। तो इन दोनों वाक्यों में बीच में पूर्ण अर्थ बनाए रखने के लिए बीच में कुछ चीज की कमी होती है। अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की अपेक्षा रहती है, तब ऐसी क्रियाएं जो है अपूर्ण बन जाते हैं। बनाया, समझा, ये क्रियाएं जो है अपूर्ण बन जाती हैं। इसे पूरा करने के लिए कुछ संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है, उसे हम पूरक कहते हैं। ये अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए किसी शब्द या एक संज्ञा या विशेषण की जरूरत होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पूरक कहते हैं, पूरक कहते हैं। इसके बीच में कुछ ऐसे शब्दों को डालने पर ही इस वाक्य का अर्थ बने रहते हैं, नहीं तो ये अपूर्ण क्रियाएं बन जाते हैं। ये बनाना और समझना ऐसी जो क्रिया है, उसे बनाया, मैंने उसे समझा, इस प्रकार कहने पर ये क्रिया जो है अपूर्ण बन जाती है। तो इसमें जो अर्थ आ जाने के लिए इसके बीच में कुछ संज्ञा या विशेषण को भराना आवश्यक है, तो इसे हम पूरक कहते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये पूरक बना के यहाँ हम जज लिखेंगे, तो सरकार उसे जज बनाया, तो यहाँ पर जो है अर्थ, ये जो है अर्थ बन गया। फिर उसी प्रकार मैंने उसे क्या समझा? मैंने उसे चालाक समझा,
चालाक, ये लिखेंगे तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो जज और चालाक दोनों पूरक हैं। तो इसी प्रकार कई अकर्मक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जिनके आशय पूरा न होने के कारण पूरक की आकांक्षा रहती है। पहले हमने सकर्मक क्रिया के बारे में बताया है, जिसमें जो है कुछ वाक्यों में जो सकर्मक क्रिया आते हैं वहां पर वो अर्थ पूर्ण करने के लिए पूरक की सहायता चाहिए। उसी प्रकार अकर्मक क्रियाएं होती आते आते समय भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें पूरक की जरूरत होती है। उसका भी उदाहरण दिया हुआ है, देव है, और एक उदाहरण दिया हुआ है, राम कहलाता है। तो देव क्या है, राम डैश कहलाता है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, पूरक को रख लेते हैं। तो देव क्या है हम कह सकते हैं, और क्या कहलाते हैं वहां पर हम लिखेंगे देव क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं देव को, देव बुद्धिमान है, राम महात्मा कहलाता है। इस प्रकार के पूरक से हम उसको अर्थ प्रदान कर सकते हैं, पूर्णता ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ के कारण क्रिया भेद में जो सकर्मक क्रियाएं कभी कभी बिना पूर्ण अर्थ दिए बिना आ जाते हैं, उसमें पूर्णता लाने के लिए हमें कुछ संज्ञा या विशेषण को उसके बीच में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो संज्ञा या विशेषण उसके बीच में लाया जाता है उसे हम पूरक कहलाते हैं। तो अकर्मक क्रियाओं के बीच में भी इस अपूर्णता बने रहते हैं, तो उसमें भी हमें क्या है, ये पूरक जोड़ना चाहिए। देव डैश है, वहां पर हम लिखेंगे देव बुद्धिमान है। देव बुद्धिमान है और राम महात्मा कहलाता है। राम महात्मा कहलाता है। तो आज हमने ये देखा कि क्रिया क्या है। क्रिया वो विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में, हर एक क्षण में इसका संबंध है। भाषा के साथ भी क्रिया का संबंध है। वाक्य में क्रिया ही सबसे प्रमुख शब्द होता है। मुख्यतः क्रिया के 8 भेद होते हैं। वो ये है, क्रिया के सामान्य रूप धातु, कर्म के कारण क्रियाभेद, अर्थ के कारण क्रियाभेद, बनावट के कारण क्रियाभेद, प्रयोग के कारण क्रियाभेद, रीति के कारण, विविध प्रयोगों के कारण, काल के कारण क्रियाभेद। तो धातु का मतलब है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया से जो न हटाने से उसका मूल रूप हमें मिलता है। इसका कुछ उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है। कर्म के कारण क्रियाभेद, यहाँ पर कर्म को हमें ढूंढ निकालना है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है, वही कर्म है। 2 उदाहरण दिया हुआ है, राम सोता है, राम कुत्ते को मारता है। यहाँ पर सोना जो क्रिया है इसका फल राम पर पड़ जाता है। मारना क्रिया का फल कुत्ते पर पड़ता है, तो वो कर्म है। तो इस प्रकार जिसमें कर्म हो तो उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं है तो उसे अकर्मक कहते हैं। तो जिसमें जो कर्म को हम किस प्रकार ढूंढ निकालेंगे, वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसको पूछकर हम कर्म क्या है वो ढूंढ निकालते हैं। राम दूध पीता है, इसमें क्या पीता है, दूध पीता है, इसलिए दूध कर्म है। राम शाम को मारता है, किसको मारता है, शाम को मारता है, तो वो मारना क्रिया सकर्मक है। वो शाम को क्या है, वो कर्म है। सकर्मक क्रियाएं 3 प्रकार के हैं, एक कर्मक, विकर्मक, सजातीय सकर्मक। एक कर्मक का मतलब है जिसमें एक कर्म हो। राम रोटी खाता है, क्या खाता है, रोटी खाता है, उसमें एक ही कर्म है।
द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म हो तो द्विकर्मक। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। तो इसलिए इस वाक्य में दो कर्म है, दूध और बच्चा। तो ये द्विकर्मक का उदाहरण है। सजातीय सकर्मक का मतलब है किसी किसी सकर्मक और किसी किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है। उदाहरण के लिए राजनीति में कई चालें चलाता है। चालें चलाना यहाँ पर सजातीय सकर्मक है। लड़के बीसियों खेल खेलते हैं। खेल खेलना इसका उदाहरण है। पक्षी विविध बोलियां बोलता है। बोलियां बोलना भी सजातीय सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक अकर्मक बन जाते हैं, अकर्मक सकर्मक बन जाते हैं। जब वाक्य में सकर्मक क्रिया का कर्म प्रकट करने की आवश्यकता न हो तो सकर्मक अकर्मक बन जाते हैं। तो उदाहरण के लिए बूढ़ा अब देखता है। विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें जो देखना और जो पढ़ना दोनों क्रियाएं सकर्मक है, लेकिन इसमें कभी कभी कर्म को दिखाने की आवश्यकता नहीं होते तो वो देखना और पढ़ना क्रिया जो है अकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। और आगे जो है कभी कभी जो क्रियाएं जो हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में ये प्रयुक्त होते हैं। तो एक ही क्रिया जो है अकर्मक के रूप में भी आता है और सकर्मक के रूप में भी आता है। वो किस प्रकार आता है इसे हमें देखना है। तो ये उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है। जो खुजलाना ऐसे एक जो क्रिया है ये सकर्मक के रूप में भी आते हैं और अकर्मक के रूप में भी आते हैं। तो देखिए सकर्मक के रूप में वो प्रकार आते हैं। मेरी पीठ खुजला दो, तो वहां पर खुजलाना सकर्मक है। मेरी पीठ खुजलाती है, वहां पर जो खुजलाना वो क्रिया अकर्मक है। और मैं खड़ा भरता हूं, ये सकर्मक है। खड़ा भर गया ये अकर्मक है। तो उसी प्रकार कभी कभी जो है अर्थ के कारण जो क्रिया भेद, कभी कभी जो कुछ वाक्यों में जो है बीच में कुछ कमियां दिखाई देता है। ये वाक्य पूर्ण नहीं होते, उसमें अपूर्णता भरा रहता है। तो इसके बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, संज्ञा या विशेषण का, तो उसका अर्थ पूर्ण होता है। तो इस प्रकार जो संज्ञा या विशेषण जुड़ते हैं उसे हम पूरक कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, अकर्मक क्रिया में भी इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, उसे बनाया मैंने समझा, तो उसके बीच में उसे जज बनाया, उसे चालाक समझा, इस प्रकार के जो पूरक का इस्तेमाल करते हैं। तो अकर्मक में देव डैश है, राम डैश कहलाता है। इसके बीच में देव बुद्धिमान है, राम महात्मा कहलाता है। इस प्रकार के जो पूरक शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में बनावट के कारण क्रिया भेद को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।